आक्रमण हुआ था। कहां पर? महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था थानेसर पर। ठीक है, 1014 में। 1018 में इधर आक्रमण हुआ भाई कन्नौज पर, किसका? गजनवी का। और यहां पर जो शासक था वो था राज्यपाल। गजनवी के डर से राज्यपाल अपने शासन को छोड़कर भाग गया और इसको पकड़ लिया किसने? हेलो, नमस्कार, वेलकम, कैसे हो? आज हम बात करेंगे प्रतिहार वंश की। प्रतिहार यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि भाई गुर्जर प्रतिहार वंश है, अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते थे। ठीक है, ये क्या कहते थे कि भाई जो राम का छोटा भाई रामायण के अंदर है उसके वंशज हैं कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश। ये कौन कहता है? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक अपने आप को कहते हैं प्रतिहार का मतलब द्वारपाल। और ये किसके लिए यूज हुआ है? ये लक्ष्मण के लिए यूज हुआ है, जो हर टाइम राम का द्वारपाल बना रहता था। ठीक है, और इसके बारे में बात करूं तो 730 के अंदर 730 ईस्वी के अंदर इस वंश की स्थापना होती है। और इस वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? नागभट्ट प्रथम के द्वारा इस वंश की स्थापना होती है। और उस टाइम पर नागभट्ट प्रथम ये मालवा का शासक होता है भाई। उस टाइम पर मालवा का शासक होता है। और जिस टाइम पर ये जो वंश उभर रहा था, अपनी शक्ति का प्रचार कर रहा था, अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा था, उस टाइम पर इस वंश के साथ साथ पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इनकी शक्ति का भी बोलबाला था भाई। ठीक है, ये जो प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों वंश एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ठीक है, कभी इसकी और इसकी लड़ाई होगी, कभी इसकी और इसकी होगी, कभी इसकी और इसकी होगी, कभी इसकी और, यानी ये तीनों आपस में उस टाइम पर, यानी तीनों अलग अलग जगह पर राज करते थे। और मतलब जो लड़ाई का जो मेन असली कारण था वो था कन्नौज। ठीक है, कन्नौज पर हर कोई राज करना चाहता था उस टाइम पर। उस टाइम से पहले, यानी 730 से पहले यहाँ किसका राज होता था? हर्षवर्धन का राज होता था। ठीक है, हर्षवर्धन का राज होता था। और हर्षवर्धन, आप पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने हर्षवर्धन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा है। हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में पढ़ा है, कितने जो बाहर से विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में पढ़ा, एनशांग के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ पुस्तकों के बारे में पढ़ा। हमने बाणभट्ट के बारे में पढ़ा था। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और एनशांग कौन था? वो चीनी बौद्ध भिक्षु था। चीन से आया था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए, और यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके ले जाने के लिए आया था। और उसी से प्रभावित होकर जो हर्षवर्धन थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो कन्नौज उस टाइम पर, कन्नौज की जो धरती थी ना, उस टाइम पे सोना उगलती थी। ठीक है, और इसी वजह से हर कोई ये चाहता था कि भाई मैं कन्नौज की धरती पर राज करूं। नागभट्ट प्रथम ने इस वंश की स्थापना की। किसकी? प्रतिहार वंश की। कब की? 730 ईस्वी में। नागभट्ट उस वंश का, यानी प्रतिहार वंश का सबसे पहला शक्तिशाली शासक था। ठीक है, वैसे तो शक्तिशाली शासक और बाद में बहुत हुए, लेकिन जो पहला शक्तिशाली शासक था ना, वो नागभट्ट प्रथम था। और नागभट्ट प्रथम के काल के अंदर 2 आक्रमण हुए थे।
इसके काल के अंदर अरबों ने आक्रमण किया था और ऊनों ने आक्रमण किया था भाई। ठीक है, अरबों ने जो आक्रमण किया था उसको तो नागभट्ट ने अकेले ही निपटा दिया था भाई, अरबों को मतलब भगा दिया था। लेकिन ऊनों का जब आक्रमण हुआ था, ऊनों का आक्रमण हुआ था उस टाइम पर प्रतिहार वंश को सहायता की जरूरत पड़ी। किसकी? राष्ट्रकूट राजवंश की। उस टाइम पर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं का साथ लेकर इसने ऊनों को मार भगाया था। ठीक है, ये था इसके बारे में, नागभट्ट प्रथम के बारे में। नाग भोज की, राजा भोज, जिसको मिहिर भोज भी कहा गया, मिहिर भोज भी कहा गया। इसने एक उपाधि धारण कर रखी थी भाई, आदिवरा की। ये एक उपाधि थी। ठीक है, ये उपाधि किसने ले रखी थी? मिहिर भोज ने ले रखी थी। ठीक है, और इसने कुछ सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर जो आदिवरा शब्द अंकित था। और ये भाई विष्णु का भगत था भाई, विष्णु की पूजा करता था। उस टाइम पर मिहिर भोज के बारे में एक और ये इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि भी इस जो वंश का जो शक्तिशाली मतलब एक वास्तविक शासक था ना, वो मिहिर भोज ही था। और इसके बारे में जो अरबी यात्री सुलेमान था ना, सुलेमान इन्हीं के टाइम पीरियड पे आया था और उसने अपनी किताब सिलसिलाहात तिवारक, ये किताब थी भाई इसकी, सुलेमान की, अरबी यात्री सुलेमान, जो कि वत्सराज के टाइम पे आया था भाई। और इसने क्या पता है इसके बारे में क्या लिखा? इसने इसके बारे में इस किताब के अंदर ये लिखा है कि भाई जो मिहिर भोज है ना, वो मुसलमानों का कट्टर शत्रु था भाई, मुसलमानों का कट्टर शत्रु था। ठीक है, ये किसके बारे में लिखा है इसने? मिहिर भोज के बारे में। और मिहिर भोज को एक शक्तिशाली राजा बताया गया है। और इनके टाइम पे, मिहिर भोज के टाइम पे भारत की जो सबसे बड़ी अश्व सेना थी ना, वो किसके पास थी? वो थी मिहिर भोज के पास, यानी प्रतिहार वंश के पास। ये बात किसने बताई? ये अरबी यात्री सुलेमान ने। और इस सुलेमान ने एक बात और बताई, अपनी जो किताब है, इस किताब के अंदर राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी ये लिखा कि भाई जो मिहिर भोज था वो तो मुसलमानों का कट्टर विरोधी था। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे वो क्या करते थे? वो मुसलमानों को सम्मान देते थे, उनकी इज्जत करते थे, मतलब अपने राजवंश के अंदर मस्जिद बनाने की उनको अनुमति भी देते थे। ये बात किसने बताई? ये जो सुलेमान आया था उसने अपनी किताब सिलसिलात तिवारक में बताई। ठीक है भाई, इसके बाद वैसे अशव सेना की बात करूं, सुलेमान तो ये कहता है कि भाई भारत की सबसे बड़ी जो अशव सेना थी ना, वो किसके पास थी? वो मिहिर भोज के पास थी। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि भाई जो हर्षवर्धन के पास 1,00,000 घोड़े थे भाई, 1,00,000 घोड़े थे। और इससे पहले, हर्षवर्धन से पहले कौन था भाई? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पास भी बहुत सारी बड़ी मतलब एक विशाल सेना थी। इसके बाद बारी आती है इसका लड़का महेंद्रपाल की। महेंद्रपाल मिहिर भोज का जो लड़का था वो था महेंद्रपाल, वो सत्ता में आता है। उसके बारे में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसने अपने जो राज्य को ना, वो मगध और बंगाल तक
फैलाया था भाई। ठीक है, मगध और बंगाल तक इसने अपने राज्य को फैलाया था। और जो अल मसूदी था ना, अल मसूदी एक बगदाद से यात्री आया था भाई, बगदाद से आया था अल मसूदी। ये आया था 915 ईस्वी में। ठीक है, वो इन्हीं के दरबार में रहता था भाई। ठीक है, इन्हीं के दरबार में रहता था। अल मसूदी 915 ईस्वी में आया था और वो इन्हीं के दरबार में रहता था। अरे भाई, जो अल मसूदी था ना, अल मसूदी ने इनको अल जजुर कहा भाई, इनको अल जुजर कहा गया। प्रतिहार वंश के लोगों को इसने अल जुजर का नाम दिया। ठीक है, जो कि प्रतिहार का विकृत रूप है। ठीक है, और एक बात और मिलती है इस वंश के बारे में, जो राजा भोज है ना, इसके दो अभिलेख हरियाणा से मिले हैं। कहां से? एक तो मिला है भाई सिरसा से, और दूसरा अभिलेख मिला है पेहोवा, पेहोवा से। इस पेहोवा से एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो घोड़ों का व्यापार होता था वो कहां से होता था? वो पेहोवा से होता था। संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर, जो कि महिपाल के दरबार में रहते थे भाई। महिपाल कौन? राजा भोज का जो पुत्र था, उसके दरबार में ये राजशेखर रहते थे। ये कौन था? संस्कृत कवि और नाटककार। ठीक है, ये महिपाल के दरबार में रहते थे। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जिस टाइम पर ये वंश चल रहा था, इसके साथ साथ पाल वंश और राष्ट्रकूट राजवंश, अगर हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे ना, तो कभी पाल वंश ने राष्ट्रकूट राजवंश पर हमला कर दिया, कभी राष्ट्रवंश ने प्रतिहार वंश पर हमला कर दिया। इन तीनों की मतलब यूं ही लड़ाइयां रहती थी, समझ नहीं आता कि क्या बताए क्या नहीं। ठीक है, एक बार जब 915 ईस्वी के अंदर क्या होता है कि भाई जो 915 ईस्वी के अंदर जो राष्ट्रकूट राजा है ना, राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने 915 के अंदर इस पर प्रतिहार वंश पर हमला कर दिया, और हमला करके मतलब यानी कन्नौज पर उसने आक्रमण कर दिया और कन्नौज को ध्वस्त कर दिया। यानी उस टाइम पर 915 ईस्वी के अंदर राष्ट्रकूटों ने बहुत तबाही मचाई। कहां पर? प्रतिहार वंश पर। ठीक है, और एक बात और, एक कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध चला था भाई। ये एग्जाम में आ जाता है कई बार कि भाई कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध के अंदर कौन कौन राजा शामिल थे। इसमें राष्ट्रकूट राजवंश था, प्रतिहार वंश भी था, और एक था पाल वंश। ठीक है भाई, ये तीन वंशों के अंदर कन्नौज पर लड़ाई चल रही थी। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश की तरफ से राजा था भाई ध्रुव, प्रतिहार वंश की तरफ से राजा लड़ाई कर रहे थे वत्सराज, और पाल वंश के अंदर था भाई धर्मपाल। इसमें क्या होता है? सबसे पहले वत्सराज और धर्मपाल के बीच में युद्ध होता है। वत्सराज धर्मपाल को पराजित कर देता है। उसके बाद ध्रुव और वत्सराज का युद्ध होता है और ध्रुव इसको पराजित कर देता है। अंत में जो जीत होती है वो किसकी होती है? राष्ट्रकूट राजा ध्रुव की जीत होती है।
कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई त्रिपक्षीय जो कन्नौज का युद्ध था उसमें कौन कौन शामिल थे, कौन कौन राजा थे। ठीक है, इसके बाद इस वंश का जो ये वंश पतन की ओर चल पड़ा भाई। ठीक है, ये वंश पतन की ओर चल पड़ा। और आप सभी को पता है 1014 के अंदर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। कहां पर? महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था थानेसर पर। ठीक है, 1014 में। 1018 में इधर आक्रमण हुआ भाई कन्नौज पर, किसका? गजनवी का। और यहां पर जो शासक था वो था राज्यपाल। गजनवी के डर से राज्यपाल अपने शासन को छोड़कर भाग गया और इसको पकड़ लिया किसने? चंदेलों ने। इसको चंदेलों ने पकड़ लिया भाई, और चंदेलों ने पकड़कर इसको मार दिया। उसका नाम था, क्या नाम था? गंधारव, ऐसा कुछ नाम था भाई उसका, जिसने इसको पकड़ा था। गंधारव, गंधार्थ, ऐसा ही कुछ नाम था, जो कि चंदेल शासक था। उसने इनको पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, अब बात करूं 1036 की। 1036 के अंदर इस वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था यशपाल। 1036 के अंदर इसकी मौत होगी और इसकी मौत के साथ ये वंश खत्म हो गया। ठीक है, ये था भाई 730 ईस्वी से लेकर 1036 तक ये वंश चला था। ठीक है, 730 ईस्वी से लेके 1036 ईस्वी तक ये वंश चला था। और इस वंश के अंदर बताऊं तो जो ब्राह्मण लोग थे ना, ब्राह्मण लोगों ने क्षत्रियों की कन्याओं से विवाह करने शुरू कर दिए थे, और जो वैश्य लोग थे उन्होंने शूद्रों के काम करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, और जाति प्रथा इस वंश के अंदर भी थी, लेकिन पर्दा प्रथा इस वंश के अंदर नहीं थी। ठीक है, चोरी डकैती लूटमार इस वंश के अंदर नहीं थी। ये कहां था? ये हेमचंद ने भी बताया था कि भाई जो हर्षवर्धन का प्रशासन है उसके अंदर चोरी डकैती लूटमार होती थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और बहुत सारा है इसके बारे में, लेकिन जो मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये बताना चाहिए, सिर्फ वही बताया। ठीक है, 1014 में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था थानेसर पर। ये भी एग्जाम में आ जाता है कई बार। ठीक है, चंदेलों ने इसको राज्यपाल को पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। और कन्नौज पर ही इस कन्नौज जो मतलब युद्ध की जो जड़ रहती थी हमेशा पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और जो प्रतिहार वंश, इन तीनों के अंदर मतलब झगड़े होते रहते थे।